सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 25 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। तो उसमें जो है 98.2% वोटर्स ने इलेक्टर्स ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और जो रिमेनिंग 1.8% वोटर्स हैं उनके पास जो है उनका नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो कि लगभग 65 लाख वोटर्स हैं। उनके पास 8 दिन है, यानी सितंबर 1 तक उनको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। कोई भी एरर्स है उनको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो है आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करना है, इंक्लूडिंग जो अदर 11 डॉक्यूमेंट सजेस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो जितने भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा और जो फाइनल जो ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश किया जाएगा सितंबर 30 को। जो नेक्स्ट न्यूज है, ये न्यूज हम पेज नंबर 14 पे देखेंगे। रशिया रिक्वायर्स यूएन प्लेज यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी, लावरोव। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी जो है एक इंटरनेशनल जो ग्रुप है उसके थ्रू होनी चाहिए, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स शामिल हो, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और कुछ और देश। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है वो यूक्रेन को न्यूट्रल रहना होगा और किसी भी ब्लॉक जैसे कि नाटो हो गया उससे जो है अलाइन नहीं होना है, तो नॉन अलाइन रहना है और नॉन न्यूक्लियर रहना होगा। उधर जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बोल रहे हैं कि जो है रशिया भी अब जो है अपनी इस डील के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे एक देखिए, तमिलनाडु का एक स्कूल है तिरुचिरापल्ली में, कॉर्पोरेशन एलिमेंट्री स्कूल, और जिसने पहली बार स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म पे क्यूआर कोड जो है इंट्रोड्यूस किया है। और पर्पस ये है कि स्टूडेंट की सेफ्टी और जो क्विक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो है उनके जो टी शर्ट्स जो शर्ट्स हैं उन पे क्यूआर कोड रहेगा, जिसमें अगर आप स्कैन करेंगे तो उनकी स्टूडेंट की क्लास और स्कूल का एड्रेस जो है वो आ जाएगा। और फ्यूचर प्लान्स इसमें नेम, रोल नंबर, होम एड्रेस जोड़ने की भी है। तो पर्पस ये कि अगर इस इमरजेंसी में अगर चाइल्ड लॉस हो जाता है तो अथॉरिटीज जो है इसको स्कैन करके स्कूल को कांटेक्ट कर सकेंगे डायरेक्टली। और हर एक क्लास के लिए कलर कोड्स भी बनाए गए हैं यूनिफॉर्म्स के। तो ये पूरी न्यूज़ है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है, सदर्न रेलवे आस्क्स ऑफिसर्स टू यूज हिंदी टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो सदर्न रेलवे ने अपने ऑफिसर्स को बोला है कि जो ऑफिशियल वर्क है उसमें मैक्सिमम जो है हिंदी का यूज़ करें। और स्पेशल ड्राइव 14-15 सितंबर को है। तो जितना पर्पज़ ये है कि हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो प्रमोट करना, और जितना भी वर्क होगा इस दौरान उसको एसेस किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे तमिलनाडु के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। एम है कि हिंदी को एनकरेज करना, ना कि एनफोर्स करना। बोला गया है कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन है वो हिंदी में करें, रिपोर्ट्स में प्रोग्रेस हिंदी में लिखें, जैसे सैंक्शन लिखना है या एग्रीड लिखना है, अप्रूव लिखना है, तो वो सब हिंदी में लिखें। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकिला इन हिमाचल। तो इंडिया और तिब्बत के बीच का जो एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है जिसका नाम है शिपकिला, और ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो ये जो है कोविड-19 के बाद जो है, ये पैंडेमिक के बाद जो है बंद है, उस टाइम से बंद है। और अभी क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट की चाइना ने इन प्रिंसिपल जो है एग्री किया है कि शिपकिला से जो है वो ट्रेड दोबारा से रिज्यूम किया जाए। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने हिमाचल गवर्नमेंट को बताया कि सेंटर चाइना के साथ जो है टॉक्स स्टार्ट कर रहा है, ताकि 3 डेजिग्नेटेड पॉइंट से फिर से ट्रेड को रिज्यूम किया जा सके, जो कि शिपकिला हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट है, सेकंड जो लेपू लेक है उत्तराखंड में, और जो नाथुला है, नाथुला सिक्किम में, यहाँ से। और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा वो रिज्यूम हो चुकी है लेपू लेक और नाथुला से, और शिपकिला के लिए जो है वो बेसिकली एडिशनल रूट बनाया जाए उस पर डिस्कशन चल रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन टेस्ट ऑफ इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, डीआरडीओ ने पहली बार एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का फ्लाइट टेस्ट किया उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से। तो ये सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, इस सिस्टम में बेसिकली इंक्लूड करता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और हाई पावर्ड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन।
ये 3 चीज इंक्लूड करता है। और सभी जो सिस्टम्स हैं, मिसाइल, लेजर वेपन्स, ड्रोन डिटेक्शन, रडार, कम्युनिकेशन फ्लॉलेसली उन्होंने परफॉर्म किया। और तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो है बेसिकली एक यूनिक फ्लाइट जो है इंडिया की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है ये एस्टैब्लिश करता है, और एनिमी के जो एरियल थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी हमारी और स्ट्रांग होगी इससे। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, टैरिफ पुट ऑन इंडिया टू फोर्स रशिया टू स्टॉप वॉर सेज यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बेसिकली एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने रशिया पर प्रेशर बनाने के लिए एग्रेसिव जो है इकोनॉमिक लीवरेज यूज किया है, यानी कि सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पर। और इंडिया पर क्यों लगाया कि एम था कि जो बेसिकली जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं जैसे इंडिया हो गया उस पर सैंक्शंस लगाना, ताकि जो है यूएस जो रशिया है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके और ज़्यादा रिच ना हो पाए। तो अब ट्रंप का क्लियर मैसेज उसमें ये है कि अगर रशिया वॉर जो है रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप करे तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी में री इन्वाइट हो सकता है, अदरवाइज आइसोलेटेड रहेगा। और वहीं इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है रशिया से ऑयल खरीद रहा है इंडिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना जो रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो इंडिया का स्टैंड क्या है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल इसलिए खरीदता है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट प्लस जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, नेपाल ज्वाइंस इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीशीज ऑफ बिग कैट। तो नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो कि एक इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि 7 बिग कैट स्पीसीज जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और ये लॉन्च किया था बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रैल 2023 में कर्नाटका में लॉन्च किया था। और इसमें 90 प्लस कंट्रीज जो है हैं, जिसमें कि बिग रेंज कैट रेंज कंट्रीज प्लस नॉन रेंज कंट्रीज भी हैं। ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल कोलैबोरेशन करना बिग कैट कंजर्वेशन पे और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पे। तो जो 7 कैट्स कवर्ड हैं बिग कैट्स वो क्या क्या हैं, वो बेसिकली टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा, ये सारे कवर्ड है उसमें। और नेपाल के अपने लैंडस्केप में भी ये सारे जो टाइगर है, स्नो लेपर्ड है और कॉमन लेपर्ड ये काफी कॉमन है, और इससे उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्ट्रेंथन होगा। और इंडिया के पास टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर का एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जहाँ पे जैसे गिर लॉयन हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, लेपर्ड कंजर्वेशन में एग्जाम्पलरी प्रैक्टिसेस हैं, तो इससे रीजनल कोऑपरेशन और बढ़ेगा। जो नेक्स्ट न्यूज है, 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बैंक्स ऑन पावर ऑफ अरेस्ट रन्स द रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइजिंग इट। तो अभी ये 130th अमेंडमेंट बिल जो है इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर है, तो ये कोई भी ऐसी सजा में जो है वाले क्राइम में जिसमें कि सजा जो है 5 से ज्यादा वाले क्राइम में अरेस्ट होता है, 30 दिन और 30 दिन तक जो है अंडर ट्रायल रहता है, तो 31st डे जो है वो ऑटोमेटिक ऑफिस से वो जो रिमूव हो जाएगा और प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑर्डर से रिमूवल होगा। लेकिन टेक्स्ट में जो है ये लिखा है अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, लेकिन क्लियर नहीं है कौन अरेस्ट करेगा और किस लॉ के अंडर अरेस्ट करेगा। तो अपोजिशन ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है और क्लेम किया है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इससे जो है वो गिराया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है और गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन बेसिकली पहले देख लेते हैं। गगनयान मिशन जो है ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जिनको व्योमनॉट्स भी बोला जा रहा है उनको स्पेस में भेजा जाएगा, उनको इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, और दोबारा से उनको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। फिर वहां से उनको दोबारा वापस सेफली री एंट्री कराना अर्थ पे। तो ये एक मिशन है पूरा, जिसमें कि जो है जो ग्रुप कैप्टन है उसके शुभांकर शुक्ला जी हैं, जो एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ पर। और तो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स है उनकी ट्रेनिंग दोनों जगह पे हो रही है, इंडिया प्लस रशिया दोनों में। तो न्यूज ये है कि इसरो ने अपना पहला जो है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है वो बेसिकली जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और ये गगनयान मिशन के लिए क्रिटिकल माइलस्टोन है। और तो यहाँ पे बेसिकली डमी क्रू को जो है स्पेस में भेजा गया, हेलीकॉप्टर के थ्रू ड्रॉप कराया गया,
और पहले जो है बेसिकली पैराशूट के थ्रू वापस आए ये। पहले जो जब ये वापस आ रहा है नीचे क्रू, तो उस टाइम पे ये क्रू जिस कैप्सूल में आ रहा है उसमें एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बाद हीट शील्ड्स एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद में पैराशूट्स जो है वो धीरे धीरे डिप्लॉय होते हैं ताकि वो सेफली जो है लैंड कर सकें। तो सेफ लैंडिंग के थ्रू जो है पैराशूट सिस्टम की रिलायबिलिटी वो कंफर्म हुई है। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली जो गगनयान मिशन में जो क्रू जा रहा है उसमें जो ग्रुप कैप्टन है शुभांकर शुक्ला जी, ये बेसिकली ग्रुप कैप्टन है। और जो अदर 4 हैं, और ये अदर 3, शुभांकर शुक्ला तो हो गए, पीबी नैयर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इनको बेसिकली जो है डिफेंस मिनिस्टर ने देश का रत्न बताया और राष्ट्रीय बेसिकली आकांक्षाओं का जो है वो पायनियर कहा। उन्होंने कहा कि जो है गगनयान मिशन जो है एक नया चैप्टर खोल रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और कहा कि जो स्पेस जो है वो सिर्फ रिसर्च का फील्ड नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी, ह्यूमैनिटी, इन सब का बेसिकली ये फ्यूचर है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस्ड इंडियन आर्ट फॉर्म्स। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इसके हिसाब से एजुकेशन को इंडियन जो एथॉज हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। तो पहली बार एनसीईआरटी ने जो आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, इसको क्लास की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 3rd to 8th की टेक्स्ट बुक्स में सिस्टमेटिकली इंक्लूड किया है। और इनका जो फोकस होगा वो बेसिकली होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्वर हो गया, लय हो गया और शब्द हो गया, श्लोक रिसाइटेशन हो गया, फोक या ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हो गए उन रीजनल लैंग्वेजेस में। तो ये सब पे एक्सपोजर रहेगा, रागाज पे। तो ये सब चीज़ों पे जो है म्यूजिकल फोकस रहेगा। और डांस का फोकस जो है, डांस में जितने भी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सैत्रिया, इन सब को जो है बेसिकली पढ़ाया जाएगा। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं नाट्य शास्त्र के, अभिनय दर्पण के, वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। और तो ये बेसिकली इसकी फिलॉसफी जो है नॉट अबाउट एक्सपर्ट ट्रेनिंग होगी, लेकिन जो है एक्सपोजर दिया जाएगा प्लस अप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। एम है कि स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज मिले ताकि वो क्लासिकल परफॉर्मेंस समझ पाएँ और एंजॉय कर सकें। और तो बेसिकली जैसे कि सोर्स यूज़ किया जाएगा नाट्य शास्त्र परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, बृहदेशी यूज़ किया जाएगा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए, संगीता दामोदरा जो है वो यूज़ किया जाएगा म्यूजिक के लिए, अभिनय दर्पण जो है यूज़ किया जाएगा जो है एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स के लिए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इंक्लूड की गई हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजी एंड हेल्थ केयर कोर्सेज कैन नॉट बी ऑफर्ड इन डिस्टेंट लर्निंग मोड यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने डिसाइड किया जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है उनमें अब साइकोलॉजी और जो हेल्थ केयर है या एलाइड डिसिप्लिन है इनके, उनको ऑनलाइन या डिस्टेंट जो है लर्निंग प्रोग्राम में ऑफर नहीं किया जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हो गया, बायोटेक हो गया, क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो गया, डाइटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसका कंसर्न बेसिकली ये है कि जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसमें मेंटेन नहीं हो पाता है और हेल्थ केयर और एलाइड फील्ड्स में जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन लर्निंग की ज़रूरत होती है और जो ऑनलाइन डिस्टेंस से पॉसिबल नहीं होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल द नीड फॉर अ बैलेंसिंग एक्ट। तो अभी जो हमें पता है कि एक एक्ट 113th अमेंडमेंट जो है बिल आया है जिसमें बोला गया है कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है या फिर कोई जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अगर 30 दिन से ज़्यादा की कस्टडी में है और केस की सज़ा जो है 5 साल से ज़्यादा की है, तो बेसिकली अगर वो कॉन्विक्ट नहीं भी हुआ है और सिर्फ कस्टडी में है तो उसे रिज़ाइन करना होगा और या फिर वो 31st डे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और मतलब कन्विक्शन का वेट नहीं होगा, सिर्फ कस्टडी ही काफ़ी है जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। बोलते हैं कि अपीयर तो ऐसा होता है कि एक डिसाइसिव स्टेप है क्लीन पॉलिटिक्स की तरफ और इंस्पायर्ड है जजमेंट जो एसआर बोमई केस है और स्ट्रेस करता है मोरालिटी इन गवर्नेंस। लेकिन जो है ये बेसिकली एड्रेस करता है इशू जो लीडर्स जेल में होते हुए भी कुर्सी पर बने रहते हैं, उससे पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है। बट इस बिल का जो है क्रिटिसिज्म भी बताते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है कि अरेस्ट जो है वो पहले ही हो जा रहा है विदाउट प्रूविंग कि वो गिल्टी है पर्सन। तो ये बेसिकली यानी कन्विक्शन के बिना रिमूवल हो रहा है, यानी कि जो प्रिंसिपल है
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी उसको वायलेट करता है और फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और करेंटली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो है वो बताया गया है और लिली थॉमस केस में बताया गया है कि जो है डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कन्विक्शन पे होना चाहिए, अगर वो प्रूव हो जाता है तो, नॉट ऑन अरेस्ट। तो जो सेकंड जो है क्रिटिसिज्म बताते हैं कि रिमूवल जो है एडवाइस पे होगा, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। अगर एडवाइस ना दे तो जो है बेसिकली ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। तो ये रूल जो है बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन बढ़ा सकता है कि जो अपने राइवल्स हैं या फिर ऑपोजिशन है उसको अपनी बेसिकली जो है उनको अरेस्ट करवा के फिर उनको रिमूव कराया जा सकता है। और जो फिर थर्ड जो क्रिटिसिज्म बताते हैं, इनकंसिस्टेंसी है कि जैसे कि एमएलएज और जो एमपीज हैं उनके लिए क्या है, और सिर्फ जो डिस्क्वालिफिकेशन है सिर्फ कन्विक्शन पे है, जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और लिली थॉमस केस में बोला गया है कि सिर्फ कन्विक्शन पे ही जो है डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और अभी बिल का प्रपोजल क्या है कि इस बिल के हिसाब से कोई भी अगर पीएम है, चीफ मिनिस्टर है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर है तो बेसिकली जो है वो 30 दिन से ज़्यादा की कस्टडी में है अगर, और 5 साल की ज़्यादा की सज़ा में, तो उसे रिज़ाइन करना होगा या फिर ऑटोमेटिक 31st डे जो है रिमूव हो जाएगा। और तो बेसिकली दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं कि एमपीज और एमएलए जो है कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई होंगे, वहीं जो मिनिस्टर्स हैं वो अरेस्ट होते ही उनको कुर्सी जो है 31st डे छोड़नी पड़ेगी। इनकंसिस्टेंसी है। फोर्थ प्रॉब्लम जो बताते हैं कि अरेस्ट जो है 30 दिन तक के बाद जो है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर बेल पे जो है वो रिलीज हो जाता है तो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। और तो इससे बेसिकली बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और रियल जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्रिएट नहीं होगी। तो इसमें कुछ बताते हैं डेटा। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो जो है 15 ईयर में जो है 55% जो इंक्रीज हुआ है, यानी जो है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो 2009 में जो है ये 30% था, 2014 में जो है 34%, और 2024 की बात करें तो लगभग 46% हो गया, यानी 15 साल में लगभग 15% क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ा है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं। क्या क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं कि जो है बेसिकली पहला सजेशन बताते हैं कि रिमूवल जो होना चाहिए वो जो है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, की ऐसा तो झूठा आरोप कोई भी लगा देगा, बल्कि किस पे होना चाहिए, जुडिशियल माइलस्टोन के थ्रू होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल कोर्ट सेटअप में प्राइमा फेसी फर्स्ट एविडेंस दिख रहा है फर्स्ट ऑन हैंड कि हाँ ये कॉन्विक्ट हो सकता है, तो उस पे होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल माइलस्टोन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। सेकंड बताते हैं कि इंडिपेंडेंट जो ट्राइब्यूनल है या जुडिशियल पैनल है उसको रिव्यू करना चाहिए बिफोर रिमूवल। और थर्ड जो बताते हैं, एंट्रिम जो है सस्पेंशन जो है होना चाहिए मिनिस्टीरियल पावर्स का, यानी कि वो रेजिग्नेशन ना हो और बल्कि वो मिनिस्टीरियल पावर्स को जो है एंजॉय ना कर पाए उस टाइम के लिए। फोर्थ सजेशन बताते हैं कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए इसका स्कोप जो है सिर्फ सीरियस क्राइम्स के लिए, जैसे कि करप्शन हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड हो गया, इन सब के लिए, ना कि जितने भी ऑफेंस जो कि 5 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले हैं उनके लिए। तो ये सारे सजेशंस इस पूरे आर्टिकल में बताते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन लिंक। तो यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में बताते हैं न्यूट्रिशन और जो ब्रेन चाइल्ड का ब्रेन है डेवलपमेंट के बारे में, कि एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि अगर आपकी फ्लाइट है कोई 2 बजे की तो आपको 12 बजे जो है निकलना पड़ता है, वरना फ्लाइट मिस हो जाती है। वैसे ही एक चाइल्ड के लिए जो है पहले जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं, यानी कि इनिशियल जो 2 ईयर्स होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल विंडो होते हैं जिसमें उनकी ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है और न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए होती है। अगर ये मिस हो जाए तो चाइल्ड अपना फुल पोटेंशियल कभी अचीव नहीं कर पाएगा, ऐसा बोलते हैं। और साइंस क्या कहता है कि ये जो 2 ईयर्स का विंडो है इसमें जो है एडल्ट वेट जो बच्चा है वो अपने एडल्ट जो वेट है एडल्ट वेट का 80% तक अचीव कर लेता है इस 2 साल में ही। और ब्रेन कनेक्शन इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट होते हैं इस पीरियड में। और जो फ्रंटल लोब होता है जिसमें जो एरिया होता है प्लानिंग कराने के लिए, थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए, इसी टाइम पे डेवलप हो रहा होता है। और अगर फाउंडेशन वीक हो गई तो फ्यूचर लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन और ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ होना चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ही चीज के जो है दो हिस्से हैं। पुअर न्यूट्रिशन के बिना जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना ब्रेन डैमेज हो सकता है,
और एग्जाम्पल बताते हैं तमिलनाडु के एक वेल्लोर स्टडी में मिला कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे की लैंग्वेज और जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो वीक हो गई, और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का एक इफेक्ट जो है लिमिटेड था। और लेकिन न्यूट्रिशन प्लस स्टिमुलेशन जैसे कि एक्टिविटीज हो गई, प्ले लर्निंग हो गया, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। और चाइल्ड केयर्स की बात करते हैं, चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स की इंडिया में, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्ड केयर प्रोग्राम है जो कि न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन दोनों पे फोकस करता है। और पोषण भी पढ़ाई है, ये बेसिक पोषण भी और पढ़ाई भी, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन और अर्ली हेल्थ एजुकेशन को साथ साथ इंश्योर करने की गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। फिर जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है नवचेतना फ्रेमवर्क। नवचेतना फ्रेमवर्क में बर्थ से जो है 3 साल तक के बच्चों के लिए 140 डेज का जो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज का कैलेंडर बनाया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और पेरेंट्स बच्चों को एंगेज कर सकें। तो चैलेंजेस इसमें बताते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, कि जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि 14 लाख जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स होने के बावजूद जो है क्वालिटी और जो कवरेज है दोनों इम्प्रूव करनी है ये। और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो करना है, अर्बन उसको यूज़ करके अर्बन एरियाज में सर्विसेज को जो है एक्सपैंड करना है। और तो और जो थर्ड बताते हैं कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है यानी 3 to 6 years की जो क्वालिटी और एक्सेस वो इम्प्रूव करनी है। और जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए क्रेच फैसिलिटीज़ जो है पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों जगह होनी चाहिए, ये एक्सपैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे गाजा में फेमाइन क्राइसिस के बारे में है। वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इजराइल फ्रॉम एनहिलेटिंग गाजा फॉर थ्रू स्टारवेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि इजराइल कॉन्टिन्यूसली गाजा पे अटैक कर रहा है, तो जितनी भी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं या राइट ग्रुप्स हैं, ये सारे वार्न कर रहे थे बहुत पहले से कि गाजा में जो है फेमाइन जो है वो ब्रिंक पर है, और बच्चों की स्टारवेशन की जो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज आई, और इसराइल ने इन सबको झूठा बोला और वेस्टर्न एलाइज ने सिर्फ टोकन कंसर्न दिखाया। अभी क्या है, यूएन बैक्ड जो है आईपीसी ने वो कंफर्म किया कि गाजा सिटी में मैन मेड फेमाइन चल रही है, और जो 1/5 हाउस होल्ड्स हैं वो एक्सट्रीम फूड जो है शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, और 1/3 जो है चिल्ड्रन जो मालनरिश्ड हैं, और रोज़ाना जो है 10,000 से दो में से जो है 2 लोग स्टारवेशन और डिजीज से मर रहे हैं। और इसराइल ने बेसिकली गाजा पे 2007 से ब्लॉकेड लगा रखा है, और 2023 से हमास अटैक के बाद और टाइटन हो गया है ये इसराइल का ब्लॉकेड। और मार्च 2025 में इसराइल ने सीजफायर तोड़कर जो है 3 मंथ का टोटल ब्लॉकेड लगा दिया, जिसमें कि उनको जो है ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिल पाई गाजा में, फूड या मेडिसिन किसी भी टाइप की। और करंट सिचुएशन ये है कि हमास ने जो है सीजफायर एक्सेप्ट कर लिया है और कतर और इजिप्ट के प्रपोजल पे, लेकिन इसराइल ने और ज़्यादा अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए हैं गाजा सिटी में। अब क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि टारगेट सिर्फ हमास नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन सोसाइटी को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करना है। तो मॉरल क्राइसिस है बेसिकली, 2.3 मिलियन जो लोगों पर सबसे ब्रूटल क्राइम हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और आर्टिकल का मैसेज है कि वर्ल्ड कैन नॉट अलाउ इसराइल टू डिवास्टेट गाजा एनी फर्दर। फिर देखते हैं क्या होता है। जो नेक्स्ट है वो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज फाइंडिंग फेसिंग अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। तो यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु में एक जगह है किलाड़ी, वहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ जिसमें कि जो है 7500 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले, और ये सब एविडेंस दिखाता है कि तमिलनाडु एक बेसिकली लिटरेट, सेकुलर और एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी थी। और ये पीरियड जो दिखाते हैं इसको वैगई वैली सिविलाइजेशन बोला, और इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं जो 6 to 2nd सेंचुरी बीसी के बीच का है। और ये आयरन एज और जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है उसके बीच का जो गैप है वो फिल करता है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्या है कि जो एक्सकवेशन लीड कर रहे थे इसको आर्कियोलॉजिस्ट, नाम बेसिकली अमरनाथ रामकृष्णा है, उनको 2017 में सडनली जो है आसाम ट्रांसफ़र कर दिया गया, और बहुत लोगों ने इस चीज़ को जो है फाइंडिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश माना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और एक्सकवेशन जो है कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं हुई है और एक्सकवेशन को रोक दिया। तो इसमें बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने साइट को जो है तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को दे दिया है,
और उन्होंने अब 18,000 से ज़्यादा जो है आर्टिफैक्ट्स निकाल लिए हैं। फिर रामकृष्ण जी जो ट्रांसफर हो गए थे दोबारा आए, उन्होंने बेसिकली जो है अल्टरनेट उन्होंने दोबारा रिपोर्ट सबमिट की, और लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा इसको रिवीजन मांगा, और तो मतलब उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ दिया था, लेकिन फिर भी उसे रिवीजन मांगा गया। तो अब गवर्नमेंट का कहना है कि एक सिंगल एक्सकेवेशन के फाइंडिंग से जो है अल्टरनेटिव हिस्ट्री प्रूव नहीं होती, और ब्रॉडर साइंटिफिक वैलिडेशन चाहिए। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम अलग अलग जगह पर इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि एक तमिलनाडु में जगह है आदिचन्नालूर, यहाँ पे 3,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन फाइंडिंग्स को पब्लिश करने में जो है 15 साल लगा दिए गए। वैसे ही बहाज साइट है राजस्थान की, वो भी एक कंट्रोवर्शियल और साइंटिफिक बेसिस पर वीक है, और कि महाभारता सेटलमेंट का क्लेम यहाँ पे किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स डिले कर रहा है, लेकिन वहीं जो है नॉर्थ इंडिया के जो मार्थोलॉजिकल लिंक्स है उनको इजीली एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो क्रिटिसिज्म बताते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि वो मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, यानी कि एक स्टेट अप्रूव्ड को जो सिंगल नैरेटिव है इंडिया के पास को वो पुश कर रहा है। दूसरा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही जो है आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स होते हैं, डिलेड प्रमोशंस होते हैं, ओल्डर मेथड्स यूज होते हैं, और बाहर के इंस्टीट्यूशन जो भी हैं जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये रिपोर्ट्स को रेगुलरली जो है ओपन एकेडमिक फोरम्स में पब्लिश करते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने जो इंटरनल रिपोर्ट्स और मोनोग्राफ जो है उसके थ्रू ही पब्लिश करता है और रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कोई भी ग्लोबल जो है स्क्रूटिनी नहीं है। तो अब बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो फेस कर रहा है, और ज़रूरत क्या है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ट्रांसपेरेंट जो है पीर रिव्यूड पब्लिकेशंस हो, और प्लूरल अप्रोच हो, एक सिंगल नैरेटिव की जगह मल्टीपल हिस्ट्रीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे व्हाट इज द न्यू बिल टू रिमूव पीएम सीएम एंड मिनिस्टर्स, ये बिल हम इस आज की न्यूज़ में 2 बार देख चुके हैं। बाकी इसमें जो नए पॉइंट्स है वो बता देता हूँ कि सेम इश्यूज बताए हैं कि वही जो है कन्विक्शन के विदाउट जो है पहले ही अरेस्ट हो जा रहा है जो एमपीज, पीएम सीएम और मिनिस्टर्स का, और इससे पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो अंडरमाइन होती है, और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के खिलाफ जो है उनके मिनिस्टर्स को टारगेट किया जा सकता है। और इसके सॉल्यूशंस बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इसमें नए 2 सॉल्यूशंस और हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद डिसिप्लिन जो है वो दिखाना होगा, और जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट देना जो है ना देना सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। कि वही सेम पॉइंट्स हैं जो हम एडिटोरियल में देख चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बिल्स टू स्टीर वॉयेज टू अमृतकाल, तो जो मैरीटाइम लॉज हैं उनके बारे में है कि जितने भी इंडियन मैरीटाइम रिफॉर्म्स हैं 2025 वो क्या क्या हैं, कि पुराने कॉलोनियल जो मैरीटाइम लॉज हैं उनको रिप्लेस करके एक मॉडर्न फ्रेमवर्क बनाया गया इंडियन मैरीटाइम रिफॉर्म्स 2025 के थ्रू। गोल ये है कि जो है इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना। तो इसमें जो 5 की लेजिस्लेशंस पास हुए वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वो है बेसिकली मर्चेंट शिपिंग बिल 2025। इसमें क्या है कि जो पुराने कॉलोनियल लॉज को रिप्लेस करता है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है। फोकस है जो इंडिया की फ्लैगशिप्स का जो है वो टनेज बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, और जो फॉरेन वेसल्स हैं उस पर डिपेंडेंस कम करना, और जो सी फेरर्स हैं उनकी स्किल डेवलप करना, और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी देखना, और जो पोल्यूशन कंट्रोल है जैसे ऑयल स्पिल लॉज भी इंक्लूड किया गया है। और जो सेकंड बिल में जो है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, इसमें जो है पोर्ट्स जो है लगभग 90% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम हैंडल करता है। तो डेटा ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की गई है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम होगा पोर्ट रिलेटेड डेटा के लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और एफिशिएंट होगा, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कम्युनिटीज भी बनाई जाएंगी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। तो जो पोर्ट्स है उनकी प्रोडक्ट जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो घटाई जाएगी। और फिर जो थर्ड है कोस्टल शिपिंग्स एक्ट 2025। इसका टारगेट है कोस्ट का कि लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और डोमेस्टिक शिपिंग को बूस्ट करना।
इंडियन वेसल्स को लाइसेंसिंग से जो है एग्जाम्पशन देना, और नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनको डेवलप करना, और जो बेसिकली फिर जो फोर्थ बिल है, फोर्थ है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025। तो बेसिकली कैरियर्स और जो शिपर्स हैं उनके राइट्स और लाइबिलिटीज क्लियर किए गए हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ जो है वो के लिए सपोर्ट रहेगा, और ट्रांसपेरेंसी और कमर्शियल एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा। फिर जो फिफ्थ बिल है, बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 25। बिल ऑफ लैंडिंग के राइट्स, जो बिल ऑफ लैंडिंग होता है उसके राइट्स और लाइबिलिटीज जो है उसका क्लियर फ्रेमवर्क रहेगा। सॉरी, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग एक जो है बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है शिपिंग में, जिसमें कि गुड्स का डिटेल होता है कि कितनी टाइप है, क्या क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ओनरशिप का प्रूफ होता है, ये सब चीज़ें। इसके बेसिकली राइट्स और लाइबिलिटीज क्लियर फ्रेमवर्क बताया जाएगा, और इजी बनाया जाएगा, सिंप्लीफाइड बिजनेस लैंग्वेज रहेगी ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सकें शिपर्स और कैरियर्स के बीच में। तो मैरीटाइम इंडिया विजन जो है 2047 के अंडर जो है स्ट्रैटेजिक इनेबलर का रोल प्ले कर रहा है, और इससे पूरी इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। और तो बेसिकली इसे बोल रहे हैं जो आउटडेटेड लॉज हैं कॉलोनियल एरा के, उसको रिप्लेस किया जा रहा है अमृतकाल मैरीटाइम रोड मैप के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया आसियान रूट्स हेल्प एंकर क्रूज हब ग्लोबली। तो इसी को और प्रमोट करने के लिए एक डायलॉग हुआ था, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग 2025। उसमें जो है जो हुआ था 30 जून चेन्नई में, तो उसमें आसियान के सभी कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेन थीम थी जो है क्रूज जो कनेक्टिविटी है उसको एनहेंस करना बिटवीन इंडिया एंड आसियान, और फोकस था हेरिटेज लेड जो है क्रूज टूरिज्म पे। बोलते हैं कि आसियान जो है, आसियान का जो है में 25 से ज़्यादा सी पोर्ट्स हैं, और एक कंबाइंड अगर करें तो 1 लाख किलोमीटर की जो है कंबाइंड कोस्ट लाइन है। और इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया में जो है 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, प्लस इनलैंड वाटरवेज हैं, और कोलैबोरेशन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रूज टूरिज्म में ओपन होंगी। और क्रूज टूरिज्म का मार्केट साइज बोलते हैं $7.1 बिलियन है। और इंडिया का जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030, उसमें क्रूज मार्केट जो है वो 8 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, ऐसा बोलते हैं। और तो इस क्रूज भारत मिशन जो है, एक है क्रूज भारत मिशन, उसमें इंडिया को ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब बनाना इसका एम है, ताकि जो है बेटर कनेक्टिविटी हो इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो। तो अब बोलते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, कि इंडिया के पास अभी भी जो है लिमिटेड क्रूज जो है शिप बिल्डिंग और ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और मॉडर्न क्रूज शिप्स जो है मॉडर्न क्रूज शिप्स जैसे कि आइकन ऑफ द सीज, जिनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और पैसेंजर ज़्यादा ले जा सकते हैं, और क्रू तो बेसिकली क्रू भी ज़्यादा डिमांड करता है, तो डीप ड्राफ्ट जो है पोर्ट्स डिमांड करता है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ी होनी चाहिए। और इंडिया का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रा से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मुश्किल है, तो नीड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो, और क्वालिटी ऑपरेशंस हो, और मॉडर्न टर्मिनल जो है वो बनाया जाए। इंडिया को क्रूज हब बनने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रा अपग्रेड करना होगा, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और भी जो है एग्रेसिवली जो है वो करने होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आस्क्ड बांग्लादेश टू मूव पास्ट द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑफ 1971। तो एक डिप्लोमेटिक लेवल टॉक हुआ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी पीएम जो बांग्लादेश के उनके बीच में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 1971 के जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उसको पीछे छोड़कर आगे देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बांग्लादेश का रिस्पॉन्स ये है कि जो है उन्होंने बेसिकली उन्हें पाकिस्तान ने जो ओपन मास किलिंग्स किया उसके लिए रिमोर्स और फॉरगिवनेस जो है बोलता पाकिस्तान को मांगना होगा। और तो कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, वीज़ा फ्री ट्रैवल डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स के लिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना ट्रेड पे, और पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर लॉन्च हुआ, जिसमें 500 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अगले 5 साल में पाकिस्तान में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कुछ जो है और भी कई सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च हुई हैं इसमें, इन दोनों के मीटिंग में,
जैसे कि मीडिया कॉर्पोरेशन की बात, ये सब कॉमन चीज़ें। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।